हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कल एग्जाम हुआ था उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में और आगे हमें क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ देखो, कट ऑफ तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक पूरा पेपर तो नहीं आया है ना। ना सारे क्वेश्चन पता है और ना मैंने अभी तक सॉल्व करके देखा है। जब तक पूरा सॉल्व करके देखेंगे तब उसके बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं कट ऑफ के बारे में। पर जो बच्चों से सुनने को मिला ना, जो एग्जाम रिव्यू है उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, है ना। जो सुनने को मिला मेरे को बच्चों से, इजी टू मॉडरेट, और कुछ क्वेश्चन तो देखे भी, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जो पेपर था भाई वो पीवाई क्यू बेस ज़्यादा था, है ना। इसमें जो पीवाई क्यू पोर्शन था, जो हमारे पीवाई क्यू पहले जिसने सारे पीवाई क्यू किए होंगे, है ना, और 2 से 3 बार 4 बार 5 बार किए होंगे, उनका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि पीवाई क्यू जैसे ही क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में पीवाई क्यू क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि गेट गेट के लेवल से, तो भाई जो गेट का इस बार एग्जाम हुआ था ना, उससे ये सुनने मिला कि काफ़ी इजी पेपर था। ठीक है, तो कट ऑफ भी डेफिनेटली हाई रह सकती है। बाकी तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डिपेंड करता है। बाकी तो पूरा पेपर आ जाएगा, रिस्पॉन्स की आ जाएगी, तब मैं एग्जैक्टली बताऊंगा पूरा पेपर को सोल्व करके, है ना। पहले से कुछ भी प्रोडिक्शन करना वो ठीक भी नहीं है ना, और वो तुम भी कुछ भी दिमाग में बैठा लोगे उससे, उसके बेसिस पे। और तुम्हारा जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आ जाती, तब जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती ना, तब तक कुछ नहीं कह सकते, है ना। तब तक पूरी पॉसिबिलिटी होती है। जिसके बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है, वो तो आगे भाई दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, है ना। मान लो जिसको लग रहा है कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट था और इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, वो पता लग जाता है खुद को देख के, है ना। तो दोबारा से अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना शुरू कर दो दोबारा से। अब इसमें देखो आगे की अपने बात करें, थोड़ा इससे फोकस हटा लो अब, कि है ना, जो गेट का, जो नेट का एग्ज़ाम हो गया, गेट का हो गया, फोकस हटा लो इससे। आगे के लिए सोचो अब, है ना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ही होगा। इसको बार बार सोचोगे, बार बार देखोगे, तो फाइनल रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, पूरा पेपर डिस्कशन होगा, बार बार एक एक क्वेश्चन, किसी ने 5 क्वेश्चन डाल दिए, किसी ने 7 क्वेश्चन डाल दिए, किसी ने 10 क्वेश्चन डाल दिए, उसके बेसिस पे कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता। और उसके बेसिस पे कुछ भी एनालिसिस भी मत करो और टाइम वेस्ट भी मत करो अपना, है ना। 5-7 दिन में या जितने भी दिन में तुम्हारे पास में रिस्पॉन्स शीट होगी, उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, है ना। उससे कट ऑफ का भी अंदाज़ा लग जाएगा और सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखो, जो बार का एग्ज़ाम है ना, उस पर फोकस करना है, जो जिसने अप्लाई किया है भाई अच्छे से, है ना। कितनी तारीख को, 8 मार्च को है मेरे हिसाब से, देख लेना तुम, है ना। 8 मार्च को ही है मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा दिन तो है ही नहीं हमारे पास में, है ना। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें वही जो तुमने नेट में पढ़ा है, नेट के जो नोट्स है वो फॉलो कर लो। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं है कि बार के एग्ज़ाम तक ही वैलिड रहेगी, वो जब से ज्वाइन करोगे तब से 3 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, है ना। यदि मान लो तुम आगे भी किसी और एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ करना चाहो, जैसे जस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए भी वो यूज़फुल, पर जस्ट का लेवल थोड़ा अलग है ना। पर वैलिडिटी 3 मंथ रहेगी उसकी। यदि ज्वाइन करना चाहते हो देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें सिर्फ तुम वही पढ़ो कि जो नेट के नोट्स है तुम उसी को ही रिवाइज करो दोबारा से, और कुछ नहीं करना तुम्हें। और यदि तुम आगे पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, तो जस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब तुम्हारा मेन टारगेट पीएचडी है, चलो नेट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो नेट का एग्ज़ाम जैसा भी हुआ तुम्हारा, अच्छा हुआ तो भी बहुत बढ़िया बात है, और ख़राब हुआ तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है ना। यदि तुम्हें पीएचडी के लिए जाना है ना, तो तुम्हारे पास में अभी भी एक ऑप्शन है, जस्ट का ऑप्शन। मान लो गेट नेट, वैसे तो एडमिशन मिल जाएगा, है ना। नेट में तो भाई जेआरएफ चाहिए, बस गेट में तो गेट के थ्रू तो तुम्हें कम मार्क्स है तो भी एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में, कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल जाएगा, और अच्छी स्कॉलरशिप, वही सेम स्कॉलरशिप के साथ में मिल जाएगा यदि तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो। बट नेट में तो भाई जेआरएफ चाहिए, तो इस वजह से तुम्हारे पास में एक जस्ट का ऑप्शन है। और इसका एग्ज़ाम हमारा अभी अप्रैल में है, तो 1 महीने से ऊपर का टाइम है हमारे पास में, बढ़िया, है ना। तो इसके लिए कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो, सब्जेक्ट वाइज 7 सब्जेक्ट है इसमें, तो वन शॉट वीडियो या क्रैश कोर्स टाइप कुछ भी अवेलेबल करवा देंगे,
ठीक है, और इसके लिए टेस्ट सीरीज़ का भी देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ पिछली बार तो हमने लॉन्च की थी, और हो सकता है उसी में एडिशन करके टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दें। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन तुम करो। बाकी जो नेट की, जिसका नेट फर्स्ट अटैम्प्ट था भाई, वो नेट को अच्छे से दोबारा से जून एग्ज़ाम के लिए अच्छे से दोबारा से प्रिपरेशन करो, PYQ अच्छे से करो। देखो कुछ नहीं है ना, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही PYQ बार 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 बार, वही शॉर्ट नोट्स बार 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 बार, है ना। तो किस्मत हमारी बढ़िया होती है। देखो ये भी है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है पर एग्ज़ाम कई बार ख़राब हो जाता है, और ऐसा हुआ होगा, काफ़ी लोगों के साथ में हुआ होगा, है ना। और कईयों की मतलब किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जिनका प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो गया। तो वो लक की भी बात होती है थोड़ी सी, वो मानना, मानो ना मानो, पर लक की बात होती है ना। कई बार तो फ्लो बहुत अच्छा होता है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए। जब मैं MSc IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था, BHU का एग्ज़ाम दिया था, JNU का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम में जाकर प्रिपरेशन तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, जब एग्ज़ाम में अपने जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वहाँ पे वो फ्लो नहीं बन पाता। हो सकता है वो हमारा टाइम ख़राब हो, है ना, हमारे लिए वो चीज़ें लिखी ना हो उस टाइम पे। ठीक है, तो वो फ्लो बन ही नहीं पाता, कितनी भी तुम प्रिपरेशन करके जाओ। और कई बार ऐसा होता है, कई एग्ज़ाम में ऐसा होता है, तुम खुद फील करना जिनका सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में, है ना, तो उस दिन ऐसा फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसमें ऐसे सोच के नहीं जाते भी ऐसा फ्लो होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फ्लो बन जाता है। ठीक है, तो वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो भाई, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, तुम मानो ना मानो, है ना, इस चीज़ को, पर मैटर करती है चीज़ें, है ना। सारी चीज़ मेहनत पे डिपेंड नहीं करती, कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, जो तुम्हारे किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और तुम बहुत कम मेहनत कर लो, ये तो तुम्हारी किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती है। तो इसमें वो तुम्हें टेंशन लेने, तुमने यदि बढ़िया मेहनत की है, 100% दिया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। डेफिनेटली वो एक दिन टाइम आएगा, है ना, तुम बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करोगे। ये हो सकता है बहुत छोटी चीज़ हो तुम्हारे लिए, हो सकता है आगे ऐसा टाइम आए और तुम इसी मेहनत में ऐसे ही लगे रहोगे, हो सकता है तुम एक दिन बहुत बड़ी चीज़ अचीव करोगे। तो उस पर हताश होने की, निराश होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी। दिमाग में लाने की, जब दिमाग में आए थोड़ा सा विवेक लगाओ अपना, और उस चीज़ को ख़त्म करो, है ना। एकदम ये नहीं होगा कि तुम उसको सोच सोच के, उसको सोच सोच के दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो। कंपैरिजन और बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो, कि उसका अच्छा हुआ है, उसका बुरा हुआ है, ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा है ना, कि इसके इतने बन रहे हैं, इसके इतने बन रहे हो, तो छोड़ दो, तुम अपना देखो, है ना। किसके कितने भी बन रहे हो, किसी के 200 बन रहे हो, ठीक, हमें क्या लेना उससे, हमारे क्या मतलब का वो, है ना। तो उससे हमें दुख ही हो रहा है, तो वो उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कम कर दो। ठीक, और जिनका बहुत अच्छा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइट मत हो, ना, कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं, 4 दिन बाद में फिर रोना है ना। एक पल की खुशी है, 4 दिन बाद में फिर रोना है, सब रोते हैं। ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए अपने भाग रहे होते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है, उसके 4 दिन बाद में देख लेना, वही बैक टू वही लाइफ, वही रोना धोना शुरू हो जाता है दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ना एक्साइट होना है, ना बहुत ज़्यादा अपने को दुखी होना है ना। जो चीज़ें मिल रही है ना, उसको एक्सेप्ट करते जाओ, चाहे वो दुख मिल रहा है, चाहे वो सुख मिल रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाओ बस, ना, यही लाइफ है ना। हम चाहते थोड़ी ना हमें दुख मिले, लेकिन मिलता है। तो हम चाहते थोड़ी ना हम, लेकिन चाहते हम सुख मिले, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता। तो जो दुख और सुख है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, है ना, वो कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, वो पहले से डिसाइडेड है, ऐसे ऐसे होगा, है ना। ये मिलना है, ये नहीं मिलना, तुम कितनी मेहनत कर लो, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। तुम कितनी मेहनत ना करो, मिलना है तो तुम्हें मिलना ही है ना। ये चीज़ें मानो ना मानो होती है, क्योंकि एक वो होता है ना, एक बच्चे का जन्म किस में हो रहा है, एक बच्चे का जन्म तो बहुत उसमें ऐसी स्थिति में होके भी बहुत ऊपर उठ गया, कोई बहुत ऊंची स्थिति में को होके भी बहुत नीचे आ गया। कोई चाहता थोड़ी ना कि मैं बहुत नीची स्थिति में जाऊं, कोई नहीं चाहता, लेकिन चले जाते हैं।
ना। तो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, हमें बस जो हमें टाइम मिला है तो उस पे उसको पूरी तरीके से यूज़ कर लो। वो रिजल्ट क्या हो क्या ना हो, ठीक, उसके डर से हमें कोई काम नहीं करना। इससे ये मिलेगा तभी इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो दुख होना ही है, वो तो लास्ट में दुखी होना ही है, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है कि मिलना नहीं मिलना। तो ये बात है, ठीक है। तो इस पे अब फोकस कर लो कंप्लीट। और इसके साथ में जून का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से देखो 3 महीने में तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बाकी तो देखो कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी तो। पर मेरे अकॉर्डिंग देखो अभी तो इनका ये आंसर की देंगे, रिजल्ट देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो मेरे हिसाब से जून में तो पॉसिबल नहीं होगा एग्ज़ाम। हो सकता है जुलाई अगस्त में चला जाए, हो सकता है और भी लेट चला जाए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो देखो क्या हो सकता है, वो तो उन पे डिपेंड करता है, एनटीए पे। पर जो जून के लिए आगे प्रिपरेशन करें, जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है भाई, वो तो रिवीजन ही करो। वो दोबारा से बार बार वही सेम लेक्चर और वो करने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिवीजन करो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो PYQ। और जो टॉपिक वीक है उनको थोड़ा सा दोबारा कर लो। और जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है ना, 5 मार्च से। लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच भी है, 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हो तुम, है ना। डेली शाम को क्लास होती है 4 PM। तो इसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें, देखो जो मान लो बैच में इंटरेस्टेड है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये है हमारे पास में, देखो फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट सर्च करोगे वेबसाइट, तो वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पे, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे पेड कोर्स में जाओगे तुम, पेड कोर्स। पेड कोर्स में यहाँ पे देखो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा CSIR नेट गेट लाइव बैच। तो ये हमारे पास में जो न्यू लाइव बैच है ये है डेल्टा 30 ये रहा। ये दिसंबर एग्ज़ाम के लिए है, ये जून एग्ज़ाम के लिए है। व्यू डिटेल्स में तुम देखोगे तो ये सारी डिटेल्स है। 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर तुम लैपटॉप में भी देख सकते हो, वेबसाइट पे भी देख सकते हो, है ना। डेली लाइव क्लास होगी 3 से 4 घंटे की, है ना। तुम्हें इसमें पूरे असाइनमेंट्स मिलेंगे, रिसेंट ईयर तक के 2024 तक के सारे क्वेश्चन होंगे, नेट गेट जस्ट टीफर। और उनके सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन, मतलब लाइव क्लास में ही करवाए जाएंगे उनके सॉल्यूशन, DPP मिलेगी। और डाउट सेशन है तुम्हारा वो व्हाट्सएप ग्रुप, और लाइव में तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और टेस्ट भी सारे तुम्हें अवेलेबल होंगे, जो माइनर टेस्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, सब अवेलेबल रहेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ में जो स्कोर बूस्टर कोर्स होता है हमारा, उसका भी इसमें तुम्हें एक्सेस मिलेगा, सब्जेक्ट सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो 6 महीने में 6 महीने में लगभग 80-90% ही सिलेबस कवर हो पाता है, तो 7 महीने में लगभग पूरा सिलेबस हो जाता है इसमें। तो 6 महीने में मान के चलो, यदि तुम लाइव कोर्स ज्वाइन करते हो तो 6 महीने में तुम्हारा 80-90% सिलेबस। तो मेन, अब देखो यदि जून में एग्ज़ाम होता है फिर तो 3 महीने में तो स्टार्टिंग से कर रहे हो तो जून में तुम एग्ज़ाम जरूर दे सकते हो। पर यदि तुम लाइव कोर्स ज्वाइन करते हो या तुम रिकॉर्डेड भी ज्वाइन करते हो और तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और जून में एग्ज़ाम होता है, 3 महीने में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं, 50% कर पाओगे तुम, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। 50% के साथ में एग्जाम, यदि जून से थोड़ा लेट हो जाता है एग्जाम, मान लो तुम्हारा अगस्त सितंबर में हो जाता है, तब तुम 70-80% सिलेबस तक तुम्हारा इजीली, चाहे रिकॉर्डेड ज्वाइन करो चाहे तुम लाइव ज्वाइन करो, यदि अच्छे से करोगे तुम। खाना पूर्ति करनी है तो 2 महीने में ही कर लो, 4 महीने में ही कर लो, है ना। यदि बढ़िया से करना है, बढ़िया से फिजिक्स सीखनी है और बढ़िया से सिलेबस कवर करना है, तो तुम्हें 6 महीने 7 महीने आराम से मिनिमम लगते हैं सिलेबस को कवर करने में, तभी अच्छे से हो पाती है चीज़, ठीक है। और इसमें जो तुम्हारा कोर्स है वो लगभग, हाँ, 80-90% जो तुम्हारा कोर्स है वो 6 महीने में कवर हो जाएगा और 7 महीने में लगभग पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो जून के लिए भी है और दिसंबर के लिए भी है, दोनों के लिए बैच अवेलेबल है। वैलिडिटी 8 मंथ है इसके लिए, और जो दिसंबर के लिए उसके लिए वैलिडिटी 12 मंथ है। बाकी रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड भी तुम देख सकते हो यहाँ पे, CSIR नेट गेट रिकॉर्डेड कोर्स, ये रिकॉर्डेड है, ये प्री रिकॉर्डेड है, इसमें पूरा कंटेंट एक साथ में अपलोडेड है। और ये जो लाइव वाला रिकॉर्डेड है ना, जो लाइव चल रहा है वही रिकॉर्ड इसमें होता है। इसकी फ़ीस कम है क्योंकि इसमें लाइव एक्सेस नहीं मिलता तुम्हें, इसमें जो अभी चल रहा है बैच उसी का ही रिकॉर्डेड अपलोड होता है। और ये प्री रिकॉर्डेड है, इसमें पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ में अपलोडेड है, बाकी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे बैच है, अभी जो इंटरेस्टेड है
बढ़िया से फिजिक्स करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और बाकी जो आरपीएससी सॉरी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, उसका भी अपना नोटिफिकेशन आ गया, उसके बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या होगा। सब्जेक्टिव अपने स्टार्ट करेंगे उसका भी 15 मार्च से, सब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना, एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है उसको भूल जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो ना। आगे की जो चीज़ें हैं उनको देखो, उनके प्लान करो। और हाँ, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच मत हो। रिजल्ट को देखो, कोशिश हमारी प्लानिंग पूरी होती है, और बढ़िया से प्लान करो, हर चीज़ को प्लान करो और 100% एफर्ट डालने की कोशिश करो, पर रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच मत हो, क्योंकि रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे तो भाई परेशानी होगी होगी, है ना। अब हमारा काम है काम करना, ठीक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड यदि होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख मिलता ही मिलता है। तो जैसा भी हो, भगवान की इच्छा है ना। अब मैं भी जो काम कर रहा हूँ, अब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहूँ हमेशा, तो मैं तो परेशान होता ही रहूँगा, है ना, हर दिन परेशान रहूँगा मैं इससे अच्छा तो मैं अपने काम पे फोकस करूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना। रिजल्ट जो भी होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी होगा एक्सेप्टेड होगा, इतना दिमाग में लेके चलो, है ना। रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लो, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, है ना। एट दी एंड सब कुछ एक्सेप्ट हो ही जाना है। एट दी एंड हमारे पास में कुछ भी नहीं रहना, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी हमारी, है ना। कितने बड़े बड़े लोगों को हम भूल चुके हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ किया है ना, बहुत कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी को, तो उनको भी हम भूल चुके हैं, तो हमें कौन याद रखेगा। एट दी एंड तो सब बराबर हो ही जाना है। तो इससे अच्छा है फिर अपना, है ना, क्यों टेंशन फालतू की, है ना, जो लाइफ है उसको जियो, बढ़िया से काम करो, बढ़िया, है ना। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना, निष्काम भाव से एकदम, जितना हो सके वो कोशिश, वो चीज़ें अभ्यास से होगी, एकदम से नहीं होगी। जैसे जैसे अपने अभ्यास में लाएंगे इन चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली होने लगेगी। ठीक है, व्यवस्था सबकी होती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी व्यवस्था होती है, खाने पीने रहने सोने सबकी व्यवस्था है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अपने जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं लेके चलते हैं और उन उसके बेसिस पे हमारे एक्शन होते हैं, फिर वो रिजल्ट वैसे नहीं मिलते तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब रिजल्ट हमारे हाथ में होता ही नहीं है, 100% हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ काम होता है, और वो काम अपने किस उद्देश्य से कर रहे हैं वही हमें सुख दुख देता है। जो हमारा उद्देश्य होगा, हमारा यदि उद्देश्य सही होगा तो सुख दुख नहीं होगा, यदि हमारा उद्देश्य गलत है तो उसमें फिर या तो सुख होगा या दुख होगा, है ना। हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे कुछ पल के लिए, और हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, है ना, फोकस अपने काम पे रखो, रिजल्ट जो भी होगा एक्सेप्टेड होगा, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो आई होप, और बाकी कट ऑफ के बारे में बाद में ही तुम्हें बताऊंगा, जब पूरा पेपर आ जाएगा उसके बाद में अपने कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।